हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि हम लोग जो है पॉलिटिकल का फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे। उसमें हम लोग सेंटअप का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक हम लोग डिस्कस किए थे और एकदम डिटेल में एक्सप्लेन हम लोग जो है देखे थे। उसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए थे। आज उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, 25 से आज डिस्कस करेंगे। और और आज भी उतना ही क्वेश्चन होगा, लगभग 20-25 क्वेश्चन आज भी करेंगे। ठीक है। तो हमें मेन क्वेश्चन नहीं देखना है बल्कि उस क्वेश्चन का टॉपिक समझना है और उससे रिलेटेड जो पॉसिबल एमसीक्यू है उसको समझना है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, ठीक है, अगर कोई भी आदमी अगर नहीं देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो देखने के बाद जरूर बताओगे कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। और कुछ क्वेश्चन भी आज हम देंगे, हर क्वेश्चन के बीच में कुछ क्वेश्चन देंगे, वो तुम्हें जो है बताना है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। कमेंट में तुम्हें लिख के उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बता देना है क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, चलते हैं। फर्स्ट तो 24 तक हो चुका था, आज कहाँ से करेंगे हम लोग डिस्कस, 25 से करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है। संविधान की किस अनुसूची पूछ रहा है, किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है। अब तुम्हें पता है कि भारतीय संविधान में केंद्र की अलग शक्ति है, राज्य की अलग शक्ति है, और केंद्र और राज्य की शक्तियों को जो है तीन अनुसूची में बांट दिया गया है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तीन सूची में बांट दिया गया है। कौन कौन सूची है वो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का प्रावधान है। तो वह अनुसूची कौन है, वो अनुसूची है सातवीं। सातवीं अनुसूची में ही सातवीं अनुसूची में ही सातवीं अनुसूची में ही क्या है, तो इसी में हम लोग देखे थे कि इसी में क्या है, इसी में राज्य और केंद्र दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है कि किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा और किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा और किन विषयों पर दोनों मिलकर कानून बनाएगा। ठीक है। और अवशिष्ट सूची के बारे में भी पढ़े थे हम लोग। और अवशिष्ट सूची भी किस में है, समवर्ती सूची में ही शामिल है प्रकार, सॉरी, इसमें सातवीं अनुसूची में ही शामिल है एक प्रकार से। तो अनुसूची में हम लोग क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, संघ सूची, जिसको हम केंद्र सूची भी कह सकते हैं, संघ सूची पढ़े थे। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे राज्य सूची, ठीक, राज्य सूची। और फिर क्या पढ़े थे, समवर्ती सूची। ठीक है। इन तीनों सूची का संबंध किस अनुसूची से है, तो सातवीं अनुसूची से है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूची है, 12 अनुसूची है। मूल अनुसूची कितने थे, 8 थे, बढ़ के अभी कितना हो गया है, 12 हो गए हैं। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का वितरण है वो किस अनुसूची में है, तो किस अनुसूची में है, तो बोलना है सातवीं अनुसूची में है। अब इसी से हम एक क्वेश्चन तुम लोग को देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट में बताना, ये तुम लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में भारतीय भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध किसकी ओर उन्मुख है, किसकी ओर उन्मुख है, और उन्मुख है। ये क्वेश्चन हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। कुछ ऑप्शन है तुम्हारे सामने, ऑप्शन है समाजवाद, ठीक है, बी में है संघवाद, सी में है पूंजीवाद, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 देकर और इसका आंसर तुम्हें बताना है। ठीक है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। इसका आंसर हम तुम्हें कमेंट में बता देंगे, पहले तुम जो है इसका आंसर तुम बताओ कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंध किसकी ओर उन्मुख है, और जो आंसर बताएंगे उसको याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
26 संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब कि जो छुआछूत है इसको हटाया गया है। किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 17 में है। तो इस बात को याद रख लेना, अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद कितना में है? 17 में। चलो, ये दंडनीय अपराध माना जाएगा इसका कोई उल्लंघन करेगा तो। 27 में देखो क्या है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? क्या कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, निकाल दिया गया। तुम लोग सब पढ़ चुके हैं कि मौलिक अधिकार हमारे पास पहले कितने थे? मौलिक अधिकार हमारे पास पहले कितने थे? हमारे पास जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे पहले? हमारे पास मौलिक अधिकार पहले 7 है। लेकिन अब भी कितना है ये सब डिस्कस हो चुका है पिछले क्लास में। जो पिछला क्लास नहीं देखो, पहले तो वो क्लास देखो फिर ये क्लास करने आओ। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन नहीं देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है, तो पहले वो वीडियो देखो फिर यहाँ देखने आओ। ठीक है, तो हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। तो वो 7 था, पहले 7 था, और 7 में से कौन सा वो अधिकार था? वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को अभी कौन सा अधिकार बना दिया गया? याद रखो, ये लेक्चर समझो। संपत्ति के अधिकार को अभी बना दिया गया कानूनी अधिकार। क्वेश्चन पूछेगा संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार बना दिया गया? तो कानूनी अधिकार। या संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार? तो क्या बोलेंगे? कानूनी अधिकार है। और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978, है ना? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार मतलब मौलिक अधिकार के लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो, हम ये लिखे नहीं ये बात, क्योंकि ये बात हम पीछे बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में बता चुके, इसलिए ये बात लिखे नहीं है, समझा दी है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत की बात हो रही है। तो नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे है? तो वो है भाग 4। भाग 4 में ही क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया। याद रखना है, अगर मौलिक कर्तव्य बोलेगा, तो इसका जिक्र जो है किस भाग में है? भाग 4 क में है। भाग 4 क, बस इतना याद रखना। मौलिक कर्तव्य भी भाग 4 में है। और भाग 3 में तो इंपॉर्टेंट पता ही है कि भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। सब बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार का जिक्र किस में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। समझ में आ रहा बात? तो ये बात याद रखना है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों का अध्याय जोड़ा? संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों का अध्याय जोड़ा? ठीक है, तो किस संशोधन ने? तो संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? तो किस संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था? तो ऐसा हुआ था 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये भी? ये हुआ था 1976। इसी संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड ऐड किया गया था। ये बात हम लोग पढ़े थे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी में समाजवाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर। ये भी बात याद रखना, किस कमेटी के अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। और 1976 42वें संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्यों का अध्याय जोड़ा गया कि हमारे पास कितना मौलिक अधिकार होना चाहिए। हमारे पास मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए देश के प्रति। तो उस समय 42वें संविधान संशोधन में हमें कितना कर्तव्य था? हमारा कितना कर्तव्य था? हमारा 10 मौलिक कर्तव्य था। 10 मौलिक कर्तव्य था 42वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई। अभी हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 11 है। ये याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। लिख लो अगर ये बात तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे कॉपी में नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तो इस बात को लिख लो कि हमारे पास मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। पहले कितने थे? 10। लेकिन एक बढ़ गया। एक कब बढ़ा? तो वो भी याद रखना है, तुम लोग पढ़ लियो, क्लास में डिस्कस हो चुका है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, याद है? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा से संबंधित जो है संशोधन हुआ था।
जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी शामिल किया गया था, है ना। तो ये 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें एक और मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ शिक्षा से संबंधित, कि हमारा कर्तव्य है कि जो छोटे जो बच्चे हैं उनको हमें जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। मौलिक कर्तव्य को किस अध्याय में किस संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। समझ में आया बात? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? किससे है? शिक्षा से है। क्वेश्चन पूछेगा किससे है तो क्या बोलेंगे? शिक्षा से। शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो हमें तो पता है ये बात कि हमारे पास पहले 7 था, अब कितना हमारे पास मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कोई दे सकते हो? बताओ, मौलिक अधिकार जो है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम लोग के लिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अभी लिखो, जस्ट वीडियो पॉज करो और अभी कमेंट में लिखो। तो अभी लिखो, जस्ट बाद में नहीं लिखना, अभी लिखो जस्ट कि मौलिक अधिकार जो है ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिखो, लिखो ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? ठीक है, बताओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस मौलिक अधिकार को, हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार उनमें से किस मौलिक अधिकार को हार्ट एंड सोल कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय, हार्ट, दिल और आत्मा कहा जाता है संविधान के किस अधिकार को? तो याद है तुम्हें आर्टिकल 32, याद है तुम्हें आर्टिकल 32? तुम्हें पहले लेक्चर में बता दिया गया था। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा कहा था। तो आर्टिकल 32 का संबंध किस मौलिक अधिकार से है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जिक्र किसमें किया गया है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि अगर हमारा कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमें ये अधिकार है कि हमारे पास ये शक्ति है कि हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत। और फिर जो है न्यायालय उन अधिकारों को परिवर्तित करेगा, लागू करेगा। उन अधिकारों को जिसका उल्लंघन हुआ है, उन अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए, उन अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसमें से तुम्हें हम पढ़ाए थे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं, है ना। और दूसरा पढ़ाए थे परमादेश पढ़ाए थे। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं कौन? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जारी करेंगे। तो हमारे मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है हमारे पास कि संविधान किसका क्या उपाय हुआ किया जाए। तो इसका उपाय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। रिट कौन जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा। और इस प्रकार हमारा मौलिक अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है, इसकी रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा संविधान की आत्मा कहा, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात तुम्हें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम 32 क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट किसके द्वारा जारी होती है? अभी जस्ट बताया, जस्ट अभी बोले हैं जस्ट कि मौलिक अधिकार को लागू कौन करवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय करवाएगा। रिट वही जारी करेगा, है ना। तो रिट जारी करेगा मतलब आदेश एक प्रकार का जारी करेगा, वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। 33, किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया? ये भी बात याद रखना, गौवध, गायों की हत्या पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। ये अनुच्छेद है, लेकिन ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी इसको शामिल किया गया। मतलब कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो गौवध पर रोक लगाए। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसा किया गया? तो अनुच्छेद 48 याद रखना है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है कि अगर वो राज्य के इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसको लागू करवाने के लिए हम जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं। तो याद रखना है कि गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 48 के तहत। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार हम क्या बताए थे तुम्हें? फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए कि संविधान के किसी भी भाग में कहीं भी संशोधन हो सकता है। लेकिन याद है तुम्हें एस एम सिकरी ने क्या कहा था कि जो संसद है किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन बस वो संविधान के मौलिक ढांचा के विपरीत ना हो।
ठीक है। तो मौलिक ढांचा जो है संविधान का, उस मौलिक ढांचा को बिना कोई हानि पहुंचाए संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। तो मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। संसद, संसद कर सकती है। समझ में आ रहा बात? लोकसभा राज्यसभा कर सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा था? लोकसभा, तो लोकसभा तो होगा नहीं है ना, क्योंकि संसद में दोनों आता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा। चलो आगे। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है ना, तो उनके हितों की रक्षा कौन करता है? कौन सा अधिकार है वो? तो वो अधिकार है, याद रखना है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। सबको ये आजादी है, सबको ये स्वतंत्रता है कि वो अपने हित की, उसकी हित की रक्षा हो, मतलब कि वो अपने धर्म, अपने संस्कृति को वो फॉलो करे। और ये अधिकार जो दिया गया हमें संविधान में, यही उनके हित की रक्षा करता है। उनकी जो भी संस्कृति है, उन संस्कृति को, शिक्षा को वो जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है, संस्कृति को फॉलो कर सकता है। ये जो हमें अधिकार प्रदान करता है हमारा संविधान, वो किस, कौन से अधिकार में? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो है। आगे बढ़ते हैं 36। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था किस देश के संविधान से की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीति हम तुम्हें बताएंगे क्लास में। नीति आया, नीति आया, आया मतलब आयरलैंड से। नीति आया कहाँ से? आयरलैंड से आया। अब एक बात हमें तुम बता दो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? याद है? नहीं याद है? अभी रिवीजन करवाते हैं, देखो ध्यान देना। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन, तुम्हें हम पिछले वीडियो में बताए थे। न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो न्यायिक समीक्षा की संकल्पना या न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इसका जिक्र हम तुम्हें बताए थे किस आर्टिकल में है, क्योंकि ये पूछता है इसलिए हम बताए थे, आर्टिकल 32 में है। ठीक है, इसका जिक्र किस में है? आर्टिकल 32 में है। जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक समीक्षा की संकल्पना कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और यहीं से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ही क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया है ना, फंडामेंटल राइट लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी यहीं से लिया गया है। मौलिक अधिकार, तो ये भी याद रखना है। ये बस ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वही बताते हैं, बाकी ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो मौलिक अधिकार। इसके बाद और क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा हो गया, है ना, मौलिक अधिकार। हाँ, और एक और बात जो है, ये भी बात याद रखना है कि यहाँ से जो है और क्या लिया गया, अभी क्या बोलने वाले थे? हाँ, लिखित संविधान। संविधान को लिखने की परंपरा, संविधान को लिखने की जो परंपरा है, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। और संविधान को लिखने की जो व्यवस्था है कि हम संविधान को लिखे, इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। और संविधान लिखने की परंपरा कहाँ शुरू हुई? अमेरिका से शुरू हुई थी। ठीक है, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब यहीं से लिया गया है। ठीक है, रूस, रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। याद रखना है, यहाँ मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, बहुत सारी चीजें ली गई है, तो जो इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। मौलिक कर्तव्य, बार क्लास में तो सारी बात जो एकदम डिटेल में बता दिए थे। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कनाडा से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिया गया? संघ, संघीय व्यवस्था। भारत की संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? कनाडा के संविधान से प्रभावित है। तो संघीय व्यवस्था यहाँ से लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये बात याद रखना है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुमसे क्वेश्चन किए थे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया, ये ना क्वेश्चन किए थे। तो या क्या पूछे थे? मौलिक अधिकार। तो देखो इसका आंसर ये, तुम्हारा कमेंट क्या है पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा। देखो, राष्ट्रपति शासन तीन होता है ना। आपात, जो राष्ट्रपति के पास तीन जो है आपातकाल है, आपातकालीन शक्तियां है। तो आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल, तीन आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति के पास है ना। वो कौन कौन सा आपातकाल है? वो है, पहला तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। ये हम लगभग पॉलिटिकल जितना भी वीडियो बताएंगे ना, सब में ये क्वेश्चन जहां भी आएगा समय बताएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा क्या होता है? राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, है ना, वित्तीय आपातकाल। तो ये आर्टिकल कितना के तहत, ये याद रखना है, आर्टिकल 352। ये हो गया आर्टिकल 356।
और ये हो गया आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 360। तो ऐसे याद रखना है 52, 52 4 56, 56 4 60, 4 4 बढ़ा देना। याद रखना पहले राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राज्य, पहले देश, फिर राज्य। ठीक है, ऐसे याद रखना, फिर लास्ट में क्या करना, वित्तीय आपातकाल। तो 4 4 बढ़ा देना, 52, 56 और 60, ऐसे याद रहेगा। तो इस क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन मतलब राज्य आपातकाल। तो किस अनुच्छेद के तहत, 356 अनुच्छेद के तहत। समझ में आया बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? देखो, राष्ट्रपति जो होता है ना, वो राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रशासन कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है। तुम देखते हो कि सारा पावर कौन इस्तेमाल करता है? प्रधानमंत्री ज्यादा इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति क्या है? कुछ नहीं। तो राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की कार्यपालिका है। उसकी संवैधानिक स्थिति जो है वो नाम मात्र की संवैधानिक स्थिति है। ठीक है, लेकिन वो किसका अध्यक्ष होता है? सरकार का अध्यक्ष नहीं। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य का अध्यक्ष क्या हो जाएगा? मतलब राष्ट्र का अध्यक्ष। ठीक है, तो राज्य का अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब तुम्हें पता है कि जो है प्रधानमंत्री को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रधानमंत्री को हटाने के लिए उनके पद से कौन सा, तो अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? क्वेश्चन पूछता है, तो कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में। याद रखना है, कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, संसद के कितने सदन? 2 सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? तो ये याद रखना है, अनुच्छेद 75(3) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 75(3) के तहत। ठीक है, उसके बाद जो है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद जो है क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है, अगर प्रधानमंत्री जो है लोकसभा सदस्यों का जो विश्वास मत जो है प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो पूरा जो है मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। ठीक है, और चुनाव फिर से होता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है, देखो ये क्या हो गया, इसको हटाते हैं, रुक जाओ। देखो, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया। और ये लाया जाता है आर्टिकल कितने के तहत? आर्टिकल 61 के तहत। कहीं भी लाया जा सकता है। ठीक है, ये लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल कितने के तहत? 61 के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट। किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अभी जस्ट बताया ना, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, किसके परामर्श पर? अब देखो, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसको परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, उनको परामर्श अब लेना पड़ेगा। ठीक है, तो किसके परामर्श पर? तो याद रखना, किसके परामर्श पर? केंद्रीय कैबिनेट के परामर्श पर। अब केंद्रीय कैबिनेट क्या होता है? जिससे प्रधानमंत्री बनता है, तो उनके जो है बड़े बड़े मंत्री होते हैं। जो सबसे छोटा इकाई होता है मंत्रिपरिषद का, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, तो जो बड़े बड़े मंत्री है उनका लिखित परामर्श लेना होगा। उनके लिखित परामर्श से ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में ऐसा तय हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान संशोधन में 44 में लिखो कि राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किसके परामर्श पर? केंद्रीय कैबिनेट के परामर्श पर, उनके रिकमेंडेशन पर, उनके एडवाइस पर कर सकता है। लिख के देगा, तब वो क्या करेगा? तभी वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा। ऐसा प्रावधान कब आया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। इससे पहले एक संशोधन तो हो ही चुका था, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें भी ये बात देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 बात हो गया। एक तो बात हो गई कि संविधान की प्रस्तावना में जो है क्या क्या ऐड किया गया? समाजवाद शब्द ऐड किया गया, पंथ निरपेक्ष ऐड किया गया, और क्या ऐड किया गया? और ऐड किया गया राष्ट्र की अखंडता। दूसरा बात हमने क्या पढ़ा कि जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तीसरी बात अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये भी बात हुई कि जो
राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करेगा? तो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक है? तो उन सारे मंत्री की सलाह, मतलब मंत्री परिषद, जो मंत्री जैसे कहेंगे उनकी सलाह पर वो काम करेंगे, जैसा वो एडवाइस देगा। ये 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। और 44वां में क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति अपने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है तो उनको केंद्रीय कैबिनेट का क्या लेना होगा? लिखित परामर्श लेना होगा, लिखित एडवाइस लेना होगा, और तभी वो क्या करेगा? तभी वो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया बात? आ गया समझ में तो कमेंट करो यस सर समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, भारत में केंद्र का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। अभी जस्ट बताए हैं कि जो है कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसके पास है में? तो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है ना? प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग करता है ना? मतलब कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 42 के संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य। अभी जस्ट डिस्कस किए तुम्हें कि किस संविधान संशोधन में ऐसा ये प्रावधान किया गया, संशोधन की किस संविधान संशोधन ने ये अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद, जो मंत्री है, बहुत सारे जो मंत्री है, मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री होंगे, तो उन मंत्री की सलाह के अनुसार काम करेंगे। ये किस संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था? तो ऐसा हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अभी तुम्हें जस्ट पता है 1976 में। और इसका इस 42वां संविधान संशोधन 1976 में हम 3 बात पढ़ लिए अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 355 का ये बात कितनी बार हम तुम्हें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और वीडियो में भी कितनी वीडियो में बता दिए होंगे कि अनुच्छेद 355 का पहली बार इस्तेमाल कहाँ हुआ? मणिपुर, अभी हाल में ही हुआ था। मणिपुर में कब हुआ था? 2023 में हुआ था। कितनी बार ये चीज हम तुम्हें डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकती है? तो देखो, एक तो हम पढ़े थे लोकसभा, और एक क्या पढ़े थे? राज्यसभा पढ़े थे। तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को क्या किया जा सकता है? 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे, है ना? मनोनीत करेंगे या नियुक्त करेंगे जो भी। और राज्यसभा में कितने? 12 लोगों को। लेकिन 12 आंग्ल भारतीय नहीं होंगे। वो कहाँ से आएंगे? तो वो कहाँ से आएंगे? कला, संस्कृति, है ना, विज्ञान, और किस क्षेत्र से आएंगे? समाज सेवा क्षेत्र से आएंगे। तो ये राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट क्या कर सकती है? मनोनीत कर सकती है राज्यसभा में 12 सदस्यों को। राज्यसभा में कितने को? 12 को। और राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय को जो है वो मनोनीत कर सकते हैं कहाँ? लोकसभा में। लेकिन अब ये प्रावधान हट गया है ना? 104वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 2019 में। 2019 में इसके तहत अब जो है ये प्रावधान साइड कर दिया गया, क्योंकि अब जो है एंग्लो भारतीय ज्यादा बचे नहीं, इसलिए ये प्रावधान को क्या कर दिया गया? साइड कर दिया, खत्म कर दिया गया। 2019 में ये जो प्रणाली थी इसको क्या कर दिया गया? ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो 12 सदस्यों को नामित मनोनीत कर सकते हैं। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस प्रणाली की कार्यपालिका है? तो भारत में किस प्रकार की बाइकैमरल सिस्टम है भारत के अंदर, मतलब संसदीय प्रणाली है। भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, ठीक है। अमेरिका के अंदर है, ये फ्रांस के अंदर है, तो ये भारत में ये सब प्रणाली नहीं है। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है, संसद से चलता है। चलो आगे 46, मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति? मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद हमेशा जो है किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जो बाकी सदस्य, जो विपक्ष है, उनकी उन विपक्षी जो पार्टी है, उनके जो सदस्य है लोकसभा में, जितने भी सदस्य, उनके क्वेश्चन का आंसर इनको देना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोकसभा के प्रति क्या है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, जितने भी मंत्री है। चलो आगे देखो, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं कि चुने जाते हैं? चुने नहीं जाते, नियुक्त होते हैं। राज्यपाल जो है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? सॉरी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राज्यपाल ही एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता तभी।
राष्ट्रपति की इच्छा है राज्यपाल को पद से हटा दिया जाए तो राज्यपाल को हटा दिया जाएगा पद पर। क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा पद है जो केवल राष्ट्रपति के इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है, तो वो कौन सा पद है? वो है राज्यपाल का पद। समझ में आया बात? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 48 राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष निर्धारित आयु है ना। तुम्हें हम बताए थे, देखो एक लोकसभा है और एक राज्यसभा, और दूसरा हम बताए थे प्रेसिडेंट, है ना। केंद्र में प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार जो है राज्य में क्या होगा? विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, और क्या होगा? गवर्नर होगा, मतलब राज्यपाल होगा। तो इनका आयु जो है 25, 5 बढ़ा दो 30, और इसका कितना हो गया? 35। इसका हो गया 25, इसका हो गया 30, इसका कितना हो गया? 35। तो बस ऐसे ही समझना है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद पूछ रहा है, राज्य का मंत्रिपरिषद। केंद्र का मंत्रिपरिषद पूछता तो क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। राज्य का मंत्रिपरिषद बोल रहा है तो इसका मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये तुम आंसर दो। और दूसरा क्वेश्चन इसी में एक और क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये दोनों का आंसर तुम्हें देना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछे हम? एक क्वेश्चन हम तुम्हें पूछे हैं कि भारत की क्या पूछे थे तुम्हें? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, और दूसरा भी पूछ रहे हैं बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। ये तुम इसका आंसर दे दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। मीरा कुमार क्या कौन थी? तो ये भी पूछता है, इसलिए बता देते हैं। मीरा कुमार जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है। और सरोजिनी नायडू कौन थी? जिसको हम क्या कहते हैं? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे ये। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ाए होंगे। भारत की बुलबुल, बुलबुल उसको कहते हैं जिसका स्वर बहुत मधुर होता है। तो भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू हुई है वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। लिख लो इस बात को, नहीं पता है तो। कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, लेकिन वो भारतीय नहीं है। अगर बोलेगा प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कौन हो जाएगी? वो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गया। तो अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।